क्लास से। तो देखिए क्लास 6 से 12 तक का एनसीईआरटी आधारित पर क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बीपीएससी का आप दे रहे हैं तो बीपीएससी टीआर का दे रहे हैं तो ये कोई भी एग्ज़ाम में के दृष्टिकोण से ये बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। ठीक है, तो हम बिना देरी किए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की शुरुआत हम करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन कहाँ या क्या होता है, भोजन जो है ये कहाँ से आता है। तो मैं आपको क्वेश्चन के और करती हूँ। निम्नलिखित में सर्वाहारी श्रेणी में आता है। सर्वाहारी पहले किसे कहते हैं, तो देखिए ये इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अब हम आपको व्याख्या कर देते हैं। ठीक है, व्याख्या कर देते हैं। देखिए व्याख्या में क्या बता रहा है, जो जंतु केवल पादप खाते हैं हम उन्हें शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, जैसे साग सब्जी वगैरह जो खाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, शाकाहारी। जो केवल जंतु को खाते हैं उसे हम मांसाहारी कहते हैं। ठीक है, जैसे गोश्त वगैरह जो खाते हैं, मांस खाते हैं, उसे आपको सिंपली में समझने के लिए जो मांस वगैरह खाते हैं उसे हम मांसाहारी खाते हैं। जो दोनों चीज़ को खाते हैं, मांस को भी खाते हैं, सब्जी वगैरह को भी खाते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सर्वाहारी कहते किसे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। मधुमक्खी फूलों से मकरंद एकत्र करके उसे भंडारित करती है, क्योंकि मधुमक्खी जो है फूलों से मकरंद एकत्र करके जो भंडारित करती है, उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय के उपलब्ध होता है। ठीक है, उसका व्याख्या हम आपको दिखाते हैं। आंसर ये हो जाएगा। व्याख्या है, मधुमक्खी फूलों से मकरंद एकत्रित करती है और उसे अपने छत्ते में भंडारित करती है, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खी इस मकरंद भंडार कर लेती है ताकि पूरे वर्ष उसका उपयोग कर सके। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका जो है, देखिए इसका आंसर मैं आपको पहले बताती हूँ, इसका व्याख्या कर दूंगी। ठीक है, 2 और 4 है। ये बात कहना क्या चाह रहा है ये पहले मैं आपको, तो पहले 2 और 4 क्या है। सभी पौधे को जड़, तना, पुष्प और पत्तियां को खाया जाता है। कौवा मांसाहारी जीव है। ठीक है, अभी इसको आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। साइंस का है। ठीक है, आप टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हो या बीपीएससी भी, तो जो भी दे रहे हो सबके लिए है। ठीक है, साइंस स्टूडेंट के लिए और बेस्ट है। ठीक है, तो देखिए व्याख्या क्या कह रहा है। व्याख्या है, सभी पौधे को जड़, तना, पुष्प एवं पत्तियों का प्रयोग कर खाने में नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि पौधे का कुछ विशेष हिस्सा प्रयोग होता है। सभी पौधे कुछ विभिन्नताएं होती है। सरसों की पत्तियां तथा बीज का प्रयोग खाने हेतु किया जाता है, अर्थात वो पौधे 2 या 2 से अधिक भाग को खाने का है। कौवा जो है सर्वाहारी है। वहाँ क्या लिखा हुआ था, कौवा, कौवा मांसाहारी है, नहीं वो सर्वाहारी है। ठीक है, मतलब क्या है, वो मांस और ये दोनों खाता है, साग सब्जी दोनों खाता है, इसीलिए वो क्या है, सर्वाहारी। मैंने अभी बताया था ना सर्वाहारी किसे कहते हैं। तो ये सूची का मिलान देखिए, ये सूची को हम आपको मिला देते हैं। ठीक है, फिर क्या है कि शेर और बाघ क्या है, दूसरे जंतु को खाते हैं। ठीक है, शेर और बाघ जो क्या है, शाकाहारी क्या हो जाएगा आपका, पादप एवं पादप उत्पादक को खाते हैं। ठीक है, पालक और फूल गोभी क्या हो जाएगा, सब्जियां हैं। दही और पनीर क्या होगा, सभी जंतु के उत्पाद हैं। ठीक है, तो आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये व्याख्या देख लीजिए। शेर एवं बाघ एक दूसरे जंतु को खाते हैं। शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद को खाते हैं। पालक फूल गोभी सब्जी का है। दूध का पनीर घी दही सभी जंतुओं से बनता है, दूध से बनता है। ठीक है, उसके बाद है भोजन के घटक। क्या है, भोजन के घटक। निम्नलिखित में कौन सा भोजन का पोषण सम्मिलित है, इनमें से कौन जो है जो पोषण के सम्मिलित में है। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी केवल 2। नहीं, ऑप्शन बी 1 और 2 क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है यहाँ खनिज लवण और विटामिन, ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा।
इसका व्याख्या देख लीजिए। इसका व्याख्या है, भोजन के मुख्य पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशो, रुक्षांश और जल भी होता है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषण प्रदान नहीं करता। भोजन के विभिन्न पोषक तत्व में संदर्भ में कौन सा कथन विचार कीजिए। भोजन के जो है विभिन्न में इनमें कौन सा है, इसको विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। 1 और 2 और 3। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करती है, सही है। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर में वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, सही है। विटामिन हमारे शरीर के रोगों की रक्षा करने के लिए सहायता है। इसका हम आपको डिटेलिंग में दिखा देते हैं, व्याख्या कर देते हैं। व्याख्या क्या है, व्याख्या है, उपयुक्त तीनों कथन सही है। कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर से ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण शरीरों को वृद्धि करती है। विटामिन हमारे शरीर के रोगों को रक्षा करने के लिए सहायक होती है, जबकि रुक्षांश बिना पचे भोजन बाहर निकलने के लिए हमारे शरीर को सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्बोहाइड्रेट में विभिन्न प्रकार के कौन सा विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट जो है इनमें कौन सा है, इसका विचार कीजिए। ऑप्शन ए, ओनली ए, अमीनो अम्ल होगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंद तथा शर्करा के रूप में होता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वसा एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन कीजिए, ठीक है। वसा जो है वो है, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ इसका ऑप्शन दे रखा है। पहले ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, 1 और 2। 1 और 2 है, तो पहले यहाँ देख लीजिए कि 1 और 2 में है क्या। 1 और 2 है, भोजन के वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे के कारण होता है। वसा हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, बी राइट। व्याख्या कथन 1 2 सही है, परंतु 3 गलत है, क्योंकि 3 कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है, पोषक तत्व के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में कौन सा विचार कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 इसका भी हो जाएगा। कुछ सीमाएं तक शरीर के लिए आवश्यकता जल पूर्ति खाद्य पदार्थ उपस्थित जल से ही होती है। जल भोजन की उपस्थित पोषण को अवशोषित करने में, मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थ के शरीर में बाहर निकालने में सहायता करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या, दोनों कथन सही है, परंतु हमारे शरीर में जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल हुआ, दूध हुआ, चाय इत्यादि। जल भोजन की उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने की, अपशिष्ट के शरीर के बाहर निकालने के लिए के लिए सहायक होती है। तो हमारे शरीर में जो जल की आवश्यकता किससे पूर्ति होता है, दूध से होता है, चाय से होता है, ठीक है, पानी पीते हैं उससे होता है, ठीक है। यहाँ क्या है, विटामिन ए, ठीक है। इसको हम मिला देते हैं, इजीली है। विटामिन ए, विटामिन ए हो जाएगा दृष्टिहीनता, ठीक है। विटामिन ए की कमी से होता है। उसके बाद हो जाएगा विटामिन P1 बेरी बेरी, विटामिन सी हो जाएगा स्कर्बी, विटामिन डी हो जाएगा रिकटेस, सुखंडी इसको बोलते हैं, बच्चे को टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना। देखिए ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। तो हम आपको बता देते हैं व्याख्या, विटामिन ए की कमी से दृष्टिकोण रतौंधी होती है।
कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देते, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद होते रहता है। अधिक लक्षण, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होती है, दुर्लभ पेशियां और काम करने में कमी इस रोग से लक्षण है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है, जो मसूड़े का खून निकालती, घाव भरने में अधिक समय लगता है। इस रोगों के प्रमुख लक्षण, विटामिन डी की कमी से रिक्टस होता है, इससे अस्थियां मुलायम होकर मुड़ जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कौन सा, विटामिन बी से घाव बढ़ने में जाता है, ये विटामिन सी से है। ठीक है, ए विटामिन ए का त्वचा की आंखों का स्वस्थ रखता है, ये सही है। विटामिन सी रोग लगने के लिए भी सही है। विटामिन डी हमारे ये ठीक है। ये जो है विटामिन घाव भरने के लिए नहीं है, घाव भरने के लिए कौन हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो इसका देख लिए ना हम, निम्नलिखित युग्म में मतलब है विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 है, निम्नलिखित में से मतलब इसमें से विचार कीजिए। 1 और 2, 1 और 2, आयोडीन से घेगा होता है रोग, और कैल्शियम से। लॉ जो है ये इससे नहीं होगा, इससे जो होता है वो विटामिन सी की कमी से दंत का प्रॉब्लम अभी दिखाया गया ना, रोग के जो अरक्ता की बीमारी है, जिससे रोगी को कमजोरी अनुभव होता है, मतलब ब्लड की कमी से। तो आगे देखिए, व्याख्या है, लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होने वाले रोगों में अभाज्य रोग कहलाते हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियों एवं दंशक के संबंधी विकार होता है। आयोडीन की कमी से घेगा रोग, गर्दन की ग्रंथि तथा फूलना और बच्चों के मानसिक विकलांगता का प्रमुख लक्षण है। लौ की कमी से अग्रता होती है, इसके कारण रोगी कमजोर अनुभव करना। क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में किसकी कमी से होती है? आप हमको बताइए, मानव शरीर में जो होगी धीमी गति होगी वो किसके कारण होती है? क्या विटामिन के कारण होती है, प्रोटीन के कारण होती है, वसा के कारण होती है? तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन के कारण होती है। ठीक है, इसका हम व्याख्या आपको दिखा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम 20-20 क्वेश्चन नहीं होगा, लॉन्ग वीडियो होने के कारण 20-20 क्वेश्चन लेके आपके सामने आएंगे। तो बी है, व्याख्या, मानव शरीर की धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। यदि प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट दोनों से किसी व्यक्ति को आहार लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ठीक है, तंतु और उसके वस्त्र तक। ठीक है, तंतु से वस्त्र तक। धागा, तागा धागा पतले तंतुओं में मिलकर बनता है। इस तंतुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहले तो एग्जाम में ये देख लीजिएगा कि पूछा क्या है। कभी कभी इजली क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि पूछता है क्या सही नहीं है, हम एकदम ये तो आसान है, इसका यही होगा, और वही हमसे गलतियाँ हो जाती है, और वहीं से हमारा रिजल्ट न बनने की। तो जूट नारियल की बाहरी आवरण होता है, ये जो है ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है ये हम आपको देख बताते हैं। व्याख्या है कि धागा जो है, धागा अनेक तंतुओं की पतली लकड़ियों से मिलकर बनता है। ठीक है, धागा क्या बनता है, पतली लकड़ियों से मिलकर बनता है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों में प्राप्त होता है। जूट पटसन के रेशों से, पटसन द्वारा द्विबीजपत्रीय रेशेदार पौधा है। ऐसे पाट या पटुआ को भी कहते हैं। रेशम और ऊन को दोनों जंतुओं में प्राप्त होते हैं। इनमें रेशम तंतु कीट कोकून खींचा जाता है। ऊन भेड़ बकरी के, खरगोश ऊंट की आंख प्राप्त होता है। कथन बी गलत है। फिर निम्नलिखित विचार कीजिए। ठीक है, इनमें से विचार कीजिए, तो इनमें का आंसर क्या होगा ये देखते हैं। 2 3 4, 2 3 4। तो देखिए हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। ठीक, कपास, जूट, फ्लैक्स, रेशम तथा ऊन के तंतु पादपों द्वारा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, अतः इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं? तो कपास, जूट, रेशम तथा ऊन तंतुए पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऐसी रासायनिक पदार्थ जो निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? पॉलिएस्टर, नायलॉन जो है संश्लिष्ट जंतु के। ठीक है, क्वेश्चन है, भारत में पटसन जूट की खेती प्रमुख है।
कौन सा है? तो देखिए हम आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल होगा, ठीक है, केरला का नहीं होगा, बिहार है, असम है, तो एक 1 3 4 तो आपका हो जाएगा सी राइट, ठीक है। देखिए है ना, भारत में पटसन की खेती वर्षा ऋतु पटसन की खेती के लिए पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में की जाती है, ठीक है। आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में विचार के पटसन जूट पादपों को पुष्प अवस्था में काटे जाते हैं, इनमें से कौन सा विचार का है? तो इसका हो जाएगा पटसन जूट पादपों को पुष्पन अवस्था में काटे जाते हैं। उसके बाद है पटसन तनों द्वारा दिनों तक जल में डूबकर रखते हैं, सही है। रेशों का धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। इनमें से तीनों सही हो जाएगा, यह है ना। सामान्य पटसन पादपों को पुष्प अवस्था में काटे जाते हैं। फसली कटाई के पश्चात पादपों को तने के द्वारा दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। जल में डुबाने से तने गल जाते हैं और पटसन जंतुओं में पृथक कर लिए जाते हैं। कताई की प्रक्रिया हुई गई पुंज रेशों में खींचकर रखते हैं। ऐसे रेशों के आसपास हो जाते हैं, सितांगा बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है वस्तु के समूह बनाना, ठीक है। क्या है? वस्तु से समूह बनाना। निम्नलिखित में विचार कीजिए। 1 2 4, 1 2 और 4, इससे क्या क्या बनाया था? व्याख्या। कुछ पदार्थ गैस, देखिए कुछ पदार्थ गैस जल में पुनः घुल जाते हैं, ऐसे पदार्थ जल में विलय पदार्थ गैस कहलाते हैं, ठीक है, गैस से कहलाते हैं। ऑक्सीजन सिरका तथा नींबू का रस जल में विलय है। कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते, ऐसे पदार्थ जल अविलय कहलाते हैं। जो मिट्टी के तेल में जल का अविलय होता है, मिट्टी का तेल जल में नहीं घुलता है, उसे अविलय होता है, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित विचार कीजिए, इसमें से विचार करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तेल लगा कागज, क्या होगा? तेल लगा कागज। अब इसके बारे में हम बताते हैं, ये पारदर्शी अपारदर्शी के बारे में, ठीक है। व्याख्या है वह पदार्थ जिसके आर पार स्पष्टता से देखा जाए उसे हम पारदर्शी कहते हैं। जिसे हम आर पार देख सकते हैं, तो तेल लगा कागज तो आप देख सकते हैं, ठीक है। नक्शा उखाड़ने में हम लोग गांव में इसे काम करते हैं, तेल लगा के उस पर ड्राइंग कर लेते हैं। जिनके आर पार नहीं देख सकते उन्हें हम अपारदर्शी कहते हैं। तो आपने यहाँ देखा कि अपारदर्शी और अपारदर्शी किसे कहते हैं, ठीक है। कांच पारदर्शी तथा गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी का पदार्थ का उदाहरण। कांच जो है पारदर्शी, कांच से हम देख सकते हैं, और गत्ते का डिब्बा है वो अपारदर्शी, हम उसे नहीं देख सकते। ऐसे पदार्थ जिसके आर पार देखा तो जा सकता है परंतु स्पष्ट नहीं किया जा सकता, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। मतलब एक है कि पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके आर पार तो हम देख सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि तेल लगा कागज, ठीक है। और तेल लगा कागज जो हो जाएगा, सॉरी, ये जो है तेल लगा कागज क्या हो जाएगा? अपारभासी का पारदर्शी का नहीं, वो पदार्थ जिसपे स्पष्ट से हम कांच से देख सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका पारदर्शी है। तेल लगा कागज का जो पूछा जा रहा है ये पारभासी होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देख पाते हैं कि आखिर लिखा क्या है। देखिएगा बुक वगैरह पर जो तेल वगैरह गिर जाएगा तो मतलब लिखा हुआ में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इनमें से जो है कथन पे विचार कीजिए। तो इसका तो हो जाएगा आपको 2। अब 2 क्या है ये देखिए। 2 में क्या है? हमारे चारों ओर वस्तु के पदार्थ से बनी हुई पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं का निर्माण में किया जाता है। अब देखिए इसका व्याख्या पढ़िए। व्याख्या, हमारे चारों ओर वस्तु अनेक प्रकार के पदार्थ से बनी होती है। हमारे प्रकार से बनी होती है, ना कि पदार्थ से, ठीक है। तो हम यहीं पर वीडियो को रोकते हैं, ठीक है। कल हम पढ़ाएंगे, कल आगे होगा पदार्थ का पृथक्करण, ठीक है। पदार्थों का पृथक्करण कल यहाँ से शुरुआत करेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।